डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आज आपके साथ लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारत की जलवायु। हम लोग भारत की जलवायु को यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से देखेंगे। मैं अभी आपके साथ ज्योग्राफी का क्लास शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के ही क्लास में किया था नहर परियोजना, नदी और किस राज्य में वो स्थित है। तो आज मैं आपके साथ जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाली हूँ, जिस पॉइंट को आपको डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ, वो टॉपिक है भारत की जलवायु। तो आइए भारत की जलवायु देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर जो भी न्यू है उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ये मोटिवेट करता है कि हमारा वीडियो लोगों तक यूज़फुल है, लोगों को काम आ रहा है और आपके शेयर करने से ज़्यादा छात्रों तक ये पहुंच पाता है। तो आइए देखते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु की दशाओं का अगर बात किया जाए तो भारत में ये जो ऋतु चक्र है यानी मौसम का साइकिल है, इसमें 4 प्रमुख ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं। ये एक साइकिल के पहिए की तरह घूमता रहता है। सबसे पहले आती है शीत ऋतु, जिसे हम विंटर सीजन कहते हैं, ठंडी का मौसम होता है। शीत ऋतु के बाद हमारे यहाँ आता है ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी का मौसम, समर। और ग्रीष्म के बाद आता है मॉनसून यानी कि रेनी सीज़न, वर्षा ऋतु जिसे हम कहते हैं। और वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु आने से पहले जो एक मौसम आता है उसे हम कहते हैं बसंत का मौसम। ये वर्षा के जाने का समय होता है और शरद ऋतु यानी कि शीत ऋतु ठंडी के मौसम के आने का समय होता है। तो जो हमारे यहाँ मौसम के 12 महीने हैं, ये 4 ऋतुओं में विभक्त हो जाते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और अंत में बसंत ऋतु। इन 4 ऋतुओं के साथ हम अपने मौसम के साइकिल को देखते हैं। अगर हम बात करें तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे शीत ऋतु की। शीत ऋतु ये दिसंबर से फरवरी का जो समय होता है, दिसंबर टू फरवरी यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना, ये हमारे यहाँ शीत ऋतु होता है। इस समय में उत्तरी मैदानों में उच्च वायु दाब चलता है, यानी कि वायु दाब जो होता है बहुत ही उच्च होता है। वायु का जो चलने का प्रवाह का स्थिति है वो स्थल से समुद्र की ओर होता है, यानी कि स्थल की ये भूमि से वायु उस समय समुद्र की ओर चलती है। अगर बात की जाए तो दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान की कमी आती है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जब बढ़िएगा तो तापमान में कमी आती है। आप देखते भी हैं कि ठंडी के मौसम में साउथ की अपेक्षा नॉर्थ में ठंड ज़्यादा पड़ती है। जम्मू का भाग हो, हमारे यहाँ भारत में दिल्ली हो, हरियाणा हो, इस क्षेत्र में ठंडी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि ये भारत के नॉर्थ में है। और साउथ की तरफ यदि आप जाते हैं तो वहाँ ठंडी कम पड़ती है। तो ये बात हो गई कि यह हमारे यहाँ मौसम जो शीत ऋतु का ये दिसंबर से फरवरी तक है। इसमें मैदान में उच्च वायु दाब होता है, जो मैदानी क्षेत्र है। वायु जो होती है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है और दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान की कमी होती है। आगे बढ़िए तो देखिएगा कि देश में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी भाग में छिन्न उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि जो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग है, आप अगर मैप पे देखिए तो उत्तरी पूर्वी भाग में जो आपका बंगाल का खाड़ी वाला इलाका है, बे ऑफ बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, बिहार यूपी का कुछ क्षेत्र है, वहाँ वायु दाब जो होता है वो छिन्न हो जाता है। उच्च वायु दाब की पेटी नहीं बन पाती है, छिन्न बनती है वायु दाब, लेकिन छिन्न होती है। पवन की दिशा जो होती है, जो हवा की दिशा है, पवन मतलब हवा, पवन की दिशा गंगा की घाटी में उत्तर पश्चिम की ओर और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में उत्तर की ओर होती है। तो जो अगर देखा जाए तो जो पवन की वायु की दिशा है वो अगर हम गंगा की घाटी में आते हैं तो ये उत्तर से पश्चिम की ओर जा रही है, और अगर हम जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में तो ये उत्तर की ओर ही यहाँ हवा जाती है। उत्तर की ओर मैं बार बार कह रही हूँ, नॉर्थन इंडिया मतलब हो गया आपका जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, हरियाणा, वो जो ऊपर का क्षेत्र है। अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी की ओर
तो बंगाल की खाड़ी की ओर जो इसकी दिशा है वो उत्तर पूर्व की हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी की ओर इनकी दिशा कैसे होती है? उत्तर पूर्व। यानी कि उत्तर पूर्व में कौन है? उत्तर पूर्व में यूपी का क्षेत्र है, बिहार का कुछ क्षेत्र आता है, पश्चिम बंगाल आता है, तो इस तरफ बनती है इसकी दिशा। कभी कभी चक्रवातीय अवदाबों के कारण विघन पड़ जाता है, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि कभी कभी ये जो वायु दाब का क्षेत्र है वो किसी अवदाबों के कारण रुकावट पड़ती है, विघन पड़ता है, तो इसमें जो उत्पन्न होती है वायु, इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अब बात है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता क्या है। अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ ठंडी के मौसम में, शीत ऋतु में देखते हैं हम कभी कभी वर्षा होती है, तो इस वर्षा का कारण ही है पश्चिमी विक्षोभ। जो शीत ऋतु में हमारे यहाँ उत्तरी भारत के क्षेत्र में दिल्ली में वर्षा होती, आप अक्सर ठंडी में सुनते होंगे जनवरी का मौसम है, दिल्ली में भारी वर्षा हो रही है, यूपी के कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, हरिद्वार में वर्षा हो रही है, उत्तराखंड में वर्षा हो रही है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है जो वायु दाब के कारण चक्रवातीय अवदाब बनता है और जिसके कारण पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है और इससे भारत में, उत्तरी भारत में वर्षा होती है। इस वर्षा को उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वर्षा उस समय धान की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। जहाँ तक बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि तमिलनाडु में उस समय कृषि का मौसम होता है। कुछ वर्षा का क्षेत्र चेन्नई में भी बनता है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है, तो चेन्नई में भी इससे पर्याप्त वर्षा होती है। अब ये तो बात हुई शरद ऋतु की, शीत ऋतु की, ठंडी के मौसम की। जैसे फरवरी एंड होता है, मार्च एंड होता है, मार्च इन होता है, हमारे यहाँ मौसम का साइकिल चेंज होता है और हमारे यहाँ मौसम किसका आ जाता है? ग्रीष्मकाल का, यानी समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु। मार्च और मई के बीच ग्रीष्म ऋतु के महीने होते हैं भारत में। मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु का जब समय होता है तो लगभग जो उत्तरी भारत, मैंने देखा और बताया आपको, शीत ऋतु भी ज़्यादा कहाँ पड़ रही है? उत्तरी भारत में, नॉर्थन इंडिया में। ग्रीष्म ऋतु की भी जब बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी? नॉर्थन इंडिया में, क्योंकि वायु दाब बदलने से नॉर्थन इंडिया सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो यहाँ क्या होता है, कारण क्या होता है कि यहाँ पे वायु दाब घट जाता है, वहाँ वायु दाब बढ़ गया था, अब वायु दाब क्या हो रहा है? घट रहा है। मई का अंत होते होते, मार्च, अप्रैल, मई का अंत होते होते एक लंबा वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है और इसी कारण मानसून जो है वो वायु दाब के कारण उत्पन्न होती है। मानसून यानी कि वर्षा आती है। तो वर्षा के आने का कारण क्या बनता है? यही मई के अंत तक जो वायु दाब का एक लंबा पीरियड बनता है, लंबा क्षेत्र बन जाता है। अगर बात की जाए मानसून के कारण बनने वाले इस संकरा क्षेत्र की, तो इसका विस्तार जो है वो खितड़ी राजस्थान से पटना तक है। खितड़ी जो कि तांबा उत्खनन के लिए जाना जाता है, आपको ही पता होगा कि सबसे ज़्यादा भारत में तांबा उत्खनन खितड़ी में होता है, ये राजस्थान में है और इसका क्षेत्र वहाँ से लेकर पटना जो बिहार की राजधानी है वहाँ तक बनती है। देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में निम्न वायु दाब के गर्त में दोपहर के बाद शुष्क और गर्म हवा चलती है। यह आप सबको पता है कि जब हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल होता है तो दोपहर के समय शुष्क और गर्म हवा चलती है, जिसे हम लोग अपने यहाँ लू कहते हैं। और लू चलने के बाद ही, जैसा मौसम में जितनी गर्मी होती है, जितना लू चलता है, हवा में जितनी खुश्की होती है, उसके बाद ही हल्की वर्षा होती है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, बहुत तेज़ धूप है, बहुत लू चल रहा, हो सकता है बड़ी बारिश होगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा। तो ये वो समय होता है और इसी समय कुछ क्षेत्र में स्थानीय तूफान भी आता है, जिसे हम लोग मार्च से मई के बाद जो जून का मंथ आता है उसमें देखते हैं। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग देखते होंगे कि इसी हवा के कारण पेड़ से छोटे छोटे कच्चे कच्चे आम गिर जाते हैं। तो ये स्थानीय तूफान होता है जो तेज़ हवा के साथ आता है, और कभी कभी इसका एंड तब होता है जब मूसलाधार वर्षा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत जब ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है मई में, तो सबसे पहले मानसून का आगमन होता है केरल और कर्नाटक के तटीय भाग में।
क्योंकि समुद्र का किनारा है। तो सबसे पहले मानसून का आगमन, वर्षा का आगमन यहीं होता है। मई के अंत, जून के प्रारंभ होते होते यहाँ वर्षा का आगमन हो जाता है। अगर बात की जाए ग्रीष्म ऋतु की, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ग्रीष्म ऋतु का अंत होते होते यानी मई से जून आते आते सबसे पहले वर्षा का आगमन कहाँ हो जाता है? केरल और कर्नाटक के तट पर। और केरल और कर्नाटक के तट पर आने के लगभग 1 महीने के बाद, यानी केरल और कर्नाटक के तट पर जब मानसून का आगमन होता है, उसके लगभग आफ्टर 1 मंथ इसका आगमन उत्तरी मैदानी भागों में होता है। तो बंगाल और असम में उत्तर पश्चिमी और उत्तरी पवनों द्वारा वर्षा की तेज़ बौछारें होती हैं। यानी बंगाल और असम में जो वर्षा हो रही है उसका कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी और उत्तरी पवन। लेकिन जो बिहार, यूपी यानी कि पूरे भारत के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा होती है, वो केरल और कर्नाटक के तट से आने वाली हवाओं के कारण होती है। अब अगर बात की जाए मानसून शब्द की जो यूज़ होता है वर्षा ऋतु के लिए, तो ये मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का। वैसे तो मानसून शब्द बना है मौसम से, और मौसम का अर्थ होता है ऋतु। तो ऋतु तो हम ग्रीष्म काल के लिए भी यूज़ करते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीतकाल के लिए भी यूज़ करते हैं, शीत ऋतु। लेकिन यहाँ मानसून, तो मानसून वर्ड पर्टिकुलर यूज़ होता है रेनी सीजन के लिए, वर्षा ऋतु के लिए। भारत की जो जलवायु है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु अगर पूछी जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। गर्मियों में जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? मरुस्थलीय भूभाग में। तो गर्मी में जो पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ टेम्परेचर जो हमारा होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है, सर्दियों के मौसम में सबसे अधिक ठंडी कहाँ पड़ती है? लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख को सफ़ेद रेगिस्तान भी कहते हैं। लेह लद्दाख जो है वहाँ एक भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पूरे बर्फ़ से ढकी हुई है, तो इसको सफ़ेद मरुस्थल या शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। तो सबसे अधिक सर्दी के दिनों की यदि बात की जाए तो लेह लद्दाख में 42 डिग्री माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। वहाँ जब गर्मी है तो पश्चिमी मरुस्थल में 50 डिग्री टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ शीत ऋतु होता है तो लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है, यहाँ का टेम्परेचर -42 डिग्री हो जाता है। अब देखिए, एक ही कंट्री में विविधता किस प्रकार की है। इसी कंट्री में जब गर्मी पड़ रही है तो एक क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस में जा रहा है। इसी कंट्री में दूसरा क्षेत्र है लद्दाख का क्षेत्र, लेह का क्षेत्र, जहाँ जब ठंडी पड़ रही है तो मौसम -42 डिग्री जा रहा। तो ये विविधताओं में, प्राकृतिक विविधताओं में बसा हुआ एक देश है भारत। इसी तरह अगर भारत में वर्षा की बात की जाए तो वर्षण में भी हमको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। पूरे भारत में ऐसा नहीं है कि सब जगह समान वर्षा होती है। कुछ क्षेत्र है जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, 12 सेंटीमीटर तक औसतन होती है, और कुछ क्षेत्र है जहाँ बहुत अधिक होती है। भारत में सबसे अधिक अगर वर्षा की बात की जाए तो वो मेघालय के खासो पहाड़ी में होती है। मेघालय का जो खासो पहाड़ी का क्षेत्र है, इसमें भी खासकर चेरापूंजी पहले प्रमुख था, लेकिन अब चेरापूंजी से भी ज़्यादा वर्षा होने लगी है मौसिनराम में। अगर बात की जाए मौसिनराम की तो यहाँ औसतन प्रति वर्ष 280 सेंटीमीटर वर्षा होती है। विविधता देखिए, वहाँ मैंने टेम्परेचर में दिखलाया आपको डिफरेंसेस, यहाँ वर्षा में देखिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप कॉपी पे नोट कीजिए। मेघालय की खासी पहाड़ियों में पहले चेरापूंजी था, अब मौसिनराम है। औसतन वर्षा कितनी हो रही है? 280 सेंटीमीटर से ज़्यादा। जबकि अगर हम इसी अपने भारत के राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो वहाँ औसत वर्षा ओनली 12 सेंटीमीटर। गैप देखिए, 1080 हाईएस्ट है, मिनिमम कितना? 12 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस है इंडिया में वर्षा के विस्तार में। एक ही कंट्री है लेकिन वर्षा के विस्तार में कितने डिफरेंसेस हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए, औसत निकाला जाए होल कंट्री का, हमारे पूरे इंडिया का, तो हमारे देश में औसत वर्षा होती है 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच। 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ वर्षा सबसे पहले आकर मानसून कहाँ टकराता है? केरल के तट पर।
और केरल के तट से बाद में ये भारत के उत्तरी भारत में प्रवेश करता है। तो देख लीजिए, मैंने बताया था अभी कि दोनों में लगभग 1 मंथ का गैप होता है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसके कारण केरल के तट पर पहुंच जाती है वर्षा। कब? मानसून कब? 1 जून को। केरल के तट से मानसून 1 जून को टकराती है, जबकि इसे मुंबई और कलकत्ता पहुंचने में 10 से 13 जून हो जाता है, यानी 10 से 13 दिन का टाइम लग रहा है। कहाँ पहुंचने में? मुंबई और कलकत्ता। ये केरल से लेकर मुंबई से कोलकाता तक ये सब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात हो रही, यानी समुद्री तट है। लेकिन जो मैदानी भाग है भारत का, यहाँ वर्षा को पहुँचने में इसके बाद फिर 1 मंथ लगता है। लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा सक्रिय होती है, यानी कि लगभग कितना समय लग गया? 1 मंथ। 1 जून को वर्षा मानसून केरल के तट पर टकराती है, 10 से 13 जून तक वो कलकत्ता और बंगाल पहुंचती है, और देन आफ्टर 15 जुलाई तक वो पहुंचती है संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ये लगभग 1 मंथ का समय लग जाता है। अगर बात की जाए देश के अधिकतर भागों की, तो देश के अधिकतर भागों में वर्षा मिडिल जून से, यानी कि आधे जून के बाद 10 से 15 जून तक शुरू होती है और ये सितंबर के बीच तक चलती है। इसमें कुछ क्षेत्र है जहाँ सितंबर के बाद शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र। मैंने पहले ही बताया कि तमिलनाडु में इस वर्षा के कारण बहुत उनको लाभ होता है कृषि कार्य में। लेकिन पूरे भारत में लगभग 15 सितंबर के बाद वर्षा का औसत घट जाता है। जो वर्षा ऋतु है वो हमारा जून टू सितंबर है, लेकिन जून तक ये वर्षा केरल, बंगाल और महाराष्ट्र तक ही रहती है। मैदानी क्षेत्र में आने में इसको लगभग 15 जुलाई हो जाता है। अगर बात की जाए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि की, तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में इन करता है, यानी कि जून का महीना, तो उस समय तमिलनाडु सूखा रह जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? जब वृष्टि छाया का क्षेत्र निर्मित होता है, यानी शीत ऋतु में। अब अगर देखा जाए कि मानसून बढ़ता कैसे है, जब मानसून की साइकिल आगे जा रही है, तो जुलाई से सितंबर तक पूरे वर्ष का वितरण समान रहता है। असमान इसलिए रहता है क्योंकि कहीं औसतन अधिक वर्षा होती है, कहीं कम होती है। अगर उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में देखा जाए, तो यहाँ वायुदाब जो है वो निम्न दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को खिंचाव होता है। यहाँ व्यापारिक पवन को खींच रहा है, इसका कारण क्या है? हिंद महासागर में विषुवत को पार कर ये हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर तक आ जाती हैं। यानी कि जो व्यापारिक पवनें हैं, ये हिंद महासागर में जो विषुवत है उसको पार करके कहाँ पहुँच जाती है? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर हैं। और जब विषुवत रेखा पार करती हैं तो इनकी दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इनकी दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण से पश्चिम। आप देख सकिए, यानी कि साउथ से ये वेस्ट की तरफ चली जाती हैं, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। और जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून बनती हैं तो ये शीत ऋतु की वर्षा करवाती हैं। अगर बात की जाए भारतीय प्रायद्वीप की, तो भारतीय प्रायद्वीप में वर्षा की 2 शाखाएं हैं। एक है जो अरब सागर से उठती हैं और दूसरी है जो बंगाल की खाड़ी से उठती हैं। कितनी शाखाएं हो गई? 2। एक जो अरब सागर की तरफ से आती हैं और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के कारण क्या होता है। अगर बात की जाए अरब सागर की शाखा के सामने पश्चिमी घाट में अवरोध आ जाता है। जो अरब सागर की तरफ से आ रही है मानसून, उसके सामने पश्चिमी घाट आता है। यही कारण है कि जब सह्याद्री से वो हवा उठती है तो वो पहाड़ी ढालों पर, जो पर्वतीय ढाल है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, बद्रीनाथ केदारनाथ वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ भारी वर्षा होती है। हम लोगों ने देखा भी है कि वर्षा के कारण वहाँ किस कदर तबाही मच जाती है। अब बात आती है कि इस वर्षा इसका प्रभाव और कहाँ जाएगा, तो मध्य प्रदेश, दक्कन का पठार, राजस्थान का पश्चिमी भाग और अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये हिमालय के पश्चिमी भाग में है। और यहाँ भी जो वर्षा हो रही है वो किसके कारण हो रही है? अरब सागर के कारण हो रही है। अरब सागर से उठने वाली हवाओं के कारण हो रही है। लेकिन जब अगर बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो इसका लाभ मिलता है संपूर्ण उत्तर पूर्वी भाग को, क्योंकि ये जो अपने यहाँ से मानसून को उठाती है तो उस तरफ लेके चली जाती है। जब हमारे यहाँ सितंबर तक मानसून का मौसम रहता है, शीत ऋतु वर्षा ऋतु रहती है,
उसके बाद अक्टूबर से ये पीछे हटने लगती है। कौन? वर्षा ऋतु, मानसून। अब इसकी साइकिल डाउनफॉल में जा रही है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर और नवंबर, और देन आफ्टर आएगा दिसंबर, तो फिर शीत ऋतु आ जाएगी। तो अक्टूबर और नवंबर को हम लोग बसंत ऋतु के नाम से भी जानते हैं। इस मौसम में क्या होता है कि मानसून का जो वायु दाब है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। जहाँ कहीं अगर उच्च पड़ा तो वहाँ तो वर्षा हो गई, लेकिन जहाँ कमज़ोर पड़ता है वहाँ से वर्षा खत्म। लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत का निम्न वायुदाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। अब क्षेत्र बदल गया। इस अवधि में अंडमान सागर में चक्रवात बनने लगता है। ये जो अवधि होता है जब मानसून लौट रहा होता है, इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जब मानसून लौट रहा होता है तो इस समय अंडमान सागर में क्या निर्मित होता है? चक्रवात। इससे क्या होता है, कुछ जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पूर्वी तटों हैं वो जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ कुछ वर्षा होती है। खासकर ये वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। इस वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव होता है कोरोमंडल तट पर। इस वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव। और चक्रवातों एवं अवदाबों का जो निर्माण होता है ये होता है बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपने देखा मौसम का साइकिल जो भारत की जलवायु से संबंधित था। भारत की जलवायु अन्य कंट्री के जलवायु से अलग है क्योंकि हमारे यहाँ जलवायु में परिवर्तन होता है। हमने आपको बताया जैसे हमारे यहाँ जब ग्रीष्मकाल होता है तो जहाँ 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है राजस्थान में खितड़ी में, तो वहीं लेह लद्दाख में आपको -42 डिग्री चला जाता है शीत ऋतु में। जहाँ आपने देखा मसीनराम में 1080 सेंटीमीटर वर्षा औसतन होती है, तो जैसलमेर में ओनली 12 सेंटीमीटर होती है। तो ये हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तरह से टेम्परेचर, वर्षा, इन सब का बंटवारा है। ये हमारा चैप्टर था आज आपके लिए भारत की जलवायु से संबंधित। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, लेक्चर देने का मतलब ये होता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, और पीडीएफ देने का मतलब ये होता है कि आपके नोट्स आसानी से बन जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है मन में, कोई संशय है, तो प्लीज़ आस्क मी। मैं बार बार कहती हूँ कन्फ्यूज़न एंड डाउट क्लियर कीजिए, मुझसे पूछिए। मैं आपके साथ आपके प्रश्नों का हल करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने नोट्स को तैयार करते जाइए। छोटे छोटे टॉपिक भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपके साथ बड़े और छोटे दोनों टॉपिक को लेकर चल रही हूँ। मैं बहुत जल्द आपके साथ लाइव क्लास भी करूँगी क्वेश्चन आंसर का। अगर आप में से जो स्टूडेंट यूट्यूब पे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, देन वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको टाइम बता दूँगी और मैं उस समय लाइव आपके साथ करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।